काम करना है। अब जो है हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चले जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है कि वो हाफ लाइफ का टॉपिक है। तो हाफ लाइफ जो है वो आपके पास निहायत ही इम्पोर्टेंट है। इसके लिए मैं कुछ फार्मूलाज आपको दिखा देता हूँ। अगर आप इन फार्मूलाज को अप्लाई करना जान जाएं तो आप हाफ लाइफ के ऑलमोस्ट ऑल एमसीक्यूज कर सकते हैं। तो हाफ लाइफ आपको पता है कि वो टाइम होता है जिसमें अगर एक सैंपल एंड नाइट नोट में पड़ा है तो एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद वो सैंपल 50% रह जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। एक सैंपल जो है 50% रह गया और उसकी हाफ लाइफ इतनी है तो उसको कितना टाइम लगा होगा, तो वही एक हाफ लाइफ ही 50% में उसको छोड़ता है। और दो हाफ लाइफ गुजरने के बाद वो सैंपल जो है वो 25% बच जाता है बच्चों, दो हाफ लाइफ। तो लिहाजा अगर आपको कहे कि एक सैंपल 25% बच चुका है, उसकी हाफ लाइफ 1600 ईयर है, तो कितना टाइम लग चुका है, तो 25% में दो हाफ लाइफ हैं, 16 मल्टीप्लाई बाई 2 3200 ईयर। इस तरह एक्सक्यूज में आ सकता है। और अगर तीन हाफ लाइफें गुजर चुकी हैं तो तीन हाफ लाइफों में सैंपल n0/4 का आधा n0/2 यानी 12.5% बच चुका होगा। और चार हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं तो n0/16 यानी कि ये आपके पास हो जाएगा 6.25%। तो ये मोटे मोटे चार तक आपको परसेंटेज याद होनी चाहिए। उसके बाद मजीद भी आप याद कर लें, आपकी मर्जी है। 3 जो है समथिंग आ जाएगा, उसको 2 पे डिवाइड कर देना। आगे मजीद ये इसको 2 पे डिवाइड करिए, इसको 2 पे, इसको करते जाएं, 4-5 वैल्यू तो निकालिए, तो इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं। और याद रखें प्यारे बच्चों कि अगर n हाफ लाइफ गुजर चुकी हो तो सैंपल जो है वो आपके पास n0 डिवाइडेड बाई 2 की पावर n हो जाता है। एक जनरलाइज फार्मूला बना दिया मैंने। एक हाफ लाइफ में 2 की पावर 1, दो हाफ लाइफों में 2 की पावर 2 4, तीन हाफ लाइफों में 2 की पावर 3 8, 4 हाफ लाइफों में 2 की पावर 4 16, है ना। तो ये जनरल फार्मूला मेरे पास जो आ गया है अमाउंट लेफ्ट अनडिकेड का, ये जनरल फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत अच्छे एमसीक्यूज आ सकते हैं। इसमें n क्या चीज है? n इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ, हाफ लाइफ की तादाद है। इसका फार्मूला क्या है बच्चों? गिवन टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। ये n का फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। n के एमसीक्यूज भी आप चुन सकते हैं कि एक सैंपल है, वो उसकी हाफ लाइफ आपको दे दे और कहे कि इतने टाइम बाद कितनी हाफ लाइफ है उसको चाहिए होंगी, तो गिवन टाइम को हाफ लाइफ पे डिवाइड कर दो तो हाफ लाइफों की तादाद आप ढूंढ सकते हैं। फिर हाफ लाइफों की तादाद को इसमें पुट कर दो तो आपको पता चल जाएगा कितना अमाउंट जो है बच चुका है, अनडिकेड है। और तीसरे नंबर पे ये अमाउंट डिकेड, ये कौन सी थी? लेफ्ट अनडिकेड। और ये कौन सी थी? डिकेड का क्या फार्मूला है? n0 माइनस n0 की पावर 2 बाई n। तो ये तीसरा फार्मूला मैंने आपको समझा दिया। अमाउंट जो गायब हो चुकी हो, जो बच चुकी हो, और हाफ, ये तीन। आप अगर कोई भी हाफ लाइफ का एमसीक्यूज उठा लें, कोई हाफ लाइफ का एमसीक्यूज जो आपको मसला बना रहा है, अगर आप अभी कमेंट करना चाहते हैं तो कर लें, शायद मुझे बताएगा जो आपको। तो इन्हीं तीन फार्मूलों के अंदर रहते रहते तमाम एमसीक्यूज होते हैं। आज अनलकीली मेरे पास पास पेपर की बुक मुझसे भूल गई है, तो मेरे पास अभी नहीं है, और मैंने आपको उधर से एमसीक्यूज करवा देता, एक सैंपल एमसीक्यूज करवा देता हूँ। आपको कोई कहता है जी एक सैंपल है, उसकी हाफ लाइफ जो है वो आपको दे देता है,
कि हाफ लाइफ उसकी जो है वो 16 है। सर कहते हैं कॉपर वाला डायग्राम समझ नहीं आया। हाँ, कॉपर वाला डायग्राम समझ नहीं आया। कॉपर वाला कौन सा डायग्राम? कॉपर तो कोई है नहीं, क्या कह रहे हैं, ऊपर वाला ऊपर वाला डायग्राम देखो, ऊपर वाले डायग्राम तो कोई डायग्राम है ही नहीं। मैंने कहा कि एक सिंपल एन नॉट का मतलब है तमाम का तमाम असल हालत में मौजूद है, एक भी डिके नहीं हुआ, रेडियो एक्टिविटी हुई नहीं है। जब वो 50% बच जाता है तो एक लाइफ हाफ लाइफ हो जाती है, 50% में एक, दो हाफ लाइफों में बाद वो 50 का 50%, 25%, तीन हाफ लाइफों बाद 25% का 50%, 12.5%, चार हाफ लाइफों में 12.5 का 5%, 6.2%। तो हाफ लाइफों की तादाद जो है वो आपके पास पहली हाफ लाइफ में 50%, फिर 25%, फिर जो है 12.5%, फिर 6.25%, इस तरह फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा करते जाओ, ना खत्म होने वाली कहानी है। याद रखो एक सैंपल कभी भी खत्म नहीं होगा जब तक इन्फिनिटी नहीं डालते। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि एक सैंपल 100% कब डिके होगा, इनफाइनाइट हाफ लाइफ के बाद डिके होगा, क्योंकि जब तक इन्फिनिटी नहीं डालते जीरो जवाब नहीं आता है इनकी जगह। हाफ लाइफों की तादाद जो है वो सैंपल, तो ये जो है हाफ लाइफों अमाउंट लेफ्ट का फार्मूला है, असल अमाउंट और हाफ लाइफ की तादाद, ये हाफ लाइफ की तादाद का फार्मूला है, ये डिकेड अमाउंट का फार्मूला। अब एमसीक्यूज करवा रहा हूँ। ये एक सैंपल है, उसका 1600 हाफ लाइफ है। वो कहता है 64 सालों के बाद, 16 ईयर का, 64 ईयर के बाद एक तो हाफ लाइफों की तादाद बताओ, दूसरा जो अमाउंट बच जाए वो बताओ, तीसरा जो डिके हो जाए वो बताओ। तीनों चीजें पूछी हैं। तो देखो n का फार्मूला आपको आता है कि नहीं आता? n की t, छोटा टी कितना है 64, बड़ा टी हाफ लाइफ 16, तो n आपको 4 मिल गया, 4 हाफ लाइफ है। अच्छा, इस एमसीक्यूज में ये भी पूछ सकता है वो कितने % बच जाएगा। आपको पता है 4 हाफ लाइफों के बाद वो 6.25% बच जाता है, 6.25% बच जाता है। अमाउंट लेफ्ट अनडिकेड बताओ, n0 की पावर 2 की पावर 4 यानी n0 बटा 16। और हो सकता है n0 आपको ग्राम में या पार्टिकल की तादाद में दे दे, तो आपने उसको 16 पे डिवाइड, और लोगों को कहते हैं अगर n0 80 ग्राम है तो 5 ग्राम बच जाएगा। और अमाउंट डिकेड कितना हो जाएगा बच्चों? असल अमाउंट n0 और अमाउंट लेफ्ट अनडिकेड 16, एलसीएम ले लें 15/16, कॉमन सेंस है। 1/16 जो बच गया तो 15/16 गायब हो गया। बड़ी दिलचस्प बात है। इस तरह एमसीक्यूज आ सकते हैं, मेहरबानी करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें। मैंने आपको दावे के साथ कहा है कि जितने भी हाफ लाइफ के एमसीक्यूज हैं वो इन्हीं फार्मूला से होते हैं, कोई और फार्मूला इसमें नहीं लगता। या एक दो की फार्मूला है वो मैं आपको बताता हूँ, वरना तमाम एमसीक्यूज इन्हीं से होते हैं। कभी वो आपको हाफ लाइफों की तादाद दे के टाइम पूछ रहा होता है, हाफ लाइफ दे के, कभी इस तरह की चीज़, कभी इस तरह की चीज़ ही पूछ रहा होता है। तो मेहरबानी करें, एमसीक्यूज को कर लें, इससे रिलेटेड तमाम एमसीक्यूज आपसे हो सकते हैं। आज पता नहीं पहचान में फार्मूला बुक मुझसे बोल दिए, तो अगर मैं आपको करवा देता तो टाइम ना लगता मेरा वाला। आप उम्मीद है अप्लाई करना सीखें, कुछ तो खुद भी सीखें ना। अच्छा, एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं डिके लॉ। जो डिके लॉ कहता है कि ये जो रेट ऑफ डिके है, अच्छा रेट ऑफ डिके को हम क्या कहते हैं? एक्टिविटी। एक्टिविटी या रेडियो एक्टिविटी, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम। इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट जो है वो बेकुरल है, और एक बेकुरल होता है 1 डिके या डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। और इससे जो बड़ी यूनिट है वो क्यूरी है, कितने बेकुरल के इक्वल होती है। ये वैल्यू टेस्ट में आ चुकी है, क्यूरी और बेकुरल और ये सारी बातें टेस्ट में आ चुकी हैं। एक्टिविटी इसको कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी को। और 1 डिके पर सेकंड को 1 बेकुरल कहते हैं,
और 30 मिनट डीके पर सेकंड को 1 क्यूरी मैडम क्यूरी के नाम पे है और हेनरी बेकलर के नाम पे ऐसा यूनिट है। ये ऐसा यूनिट है, वो ऐसा ही नहीं है बच्चों। अब ये देखा गया है ये जो एक्टिविटी है ये इंटरस्टेनियस अमाउंट पे डिपेंड करती है, नेगेटिव साइन डिक्रीज को। यानी कि बड़ी दिलचस्प बात है कि सैंपल थोड़े से थोड़ा पड़ा हुआ हो या बड़े से बड़ा पड़ा हुआ हो, तो उसमें जो एक्टिविटी है वो तादाद की मोहताज है। मतलब अगर सैंपल बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है तो उसमें एक्टिविटी ज्यादा हो रही होगी, और सैंपल अगर थोड़ा पड़ा हुआ है तो उसमें एक्टिविटी कम हो रही होगी। हाफ लाइफ में कोई फर्क नहीं आता। तो यहाँ पर ये जो फार्मूला लगता है, यहाँ लैम्डा कांस्टेंट है और लैम्डा जो है वो डीके कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू है 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। तो ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है। उन 3 फार्मूलों के अलावा ये चौथा और ये 5वां फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है। चौथे फार्मूले को अगर आप मैं कहें तो फिर मजीद एडवांस कर दूं, ए लिख देता हूँ और लैम्डा की जगह 0.693 और हाफ लाइफ और एन लिख देता हूँ। मजीद आपको कहे कि सैंपल की एक्टिविटी इतनी है, इतनी तादाद पड़ी हुई है, हाफ लाइफ बताओ, एक्टिविटी बता दे, हाफ लाइफ बता दे, तादाद पूछ सकता है। ये भी इससे भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। या खालिसतन इस लैम्डा का नाम क्या है बच्चों? डीके कांस्टेंट। इसकी यूनिट है पर सेकंड। डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ हाफ लाइफ। डीके कांस्टेंट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ डीके। जितना सैंपल होगा हर सैंपल की अपनी एक डीके कांस्टेंट होती है, उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, और फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी जाहिर बात है हाफ लाइफ उसकी लाइफ कम होगी ना, अनस्टेबल सैंपल। तो ये आपके पास बड़ी अहम बातें हैं, ये फार्मूला ध्यान में रखिए, इनसे अच्छे एमसीक्यू प्योर हाफ डीके कांस्टेंट से भी हाफ लाइफ पूछ सकता है। ये log 2 है, नो पर जो लिखा हुआ है log 2। तो ये मेहरबानी करें इनको फॉलो अप करके इनसे। और एक चीज होता है जिसको हम बोलते हैं मीन लाइफ। मीन लाइफ इज 1 ओवर लैम्डा। हाफ लाइफ क्या चीज है बच्चों? 0.693 ओवर लैम्डा है। हाफ लाइफ किस चीज की इक्वल है? हाफ लाइफ 0.693, इसको राउंड ऑफ करो तो 0.7 है। अब लैम्डा है। मीन लाइफ वो लाइफ होती है जिसमें सैंपल तकरीबन खत्म हो जाता है, ऑलमोस्ट ऑल। हाफ लाइफ में तो 50% खत्म होता है। तो मीन और हाफ लाइफ का फार्मूला भी बना दिया है मैंने आपको। इसका मतलब ये है कि जो हाफ लाइफ का फार्मूला है इसको अगर मैं मजीद डिजाइन करता हूँ तो हाफ लाइफ जो है वो मीन लाइफ 1 और लैम्डा मीन लाइफ है ना, इनटू 0.69। ये हाफ और मीन लाइफ की रेशो भी आपसे पूछ सकता है, हाफ टू मीन लाइफ रेशो भी पूछ सकता है। वैसे मीन लाइफ का सवाल अभी तक कभी आया नहीं है, हाफ लाइफ क्या कहते हैं। मीन लाइफ का भी फार्मूला बता दिया है, फर्क है इसमें। हाफ लाइफ जो है वो मीन लाइफ का 70% होती है, लगभग 70%। परसेंटेज में इसको कन्वर्ट कर लो, हाफ लाइफ मीन लाइफ का 70% होती है। इसको राउंड ऑफ करो और 100 से ज़रा दे दो। तो ये कहानी थी हाफ लाइफ मीन लाइफ, किससे रिलेटेड आप एमसीक्यूज कर लें। बड़ी सीधी सी बातें हैं, मुझे तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नज़र नहीं आ रही है, और इस पर चीज़ें हैं। तो ज़्यादातर ये चैप्टर जो है इसी तरह से एमसीक्यूज इसमें आते हैं। हाफ लाइफ के एमसीक्यूज बहुत आते रहते हैं। मीन लाइफ के एमसीक्यूज इसमें बहुत आते रहते हैं, और मीन लाइफ में हाफ लाइफ और ये इस तरह के 3 फार्मूलों से, और ये सारे मैंने आपको नक्शा खींच दिया है मैंने इस टॉपिक का। बाकी रिएक्शंस हैं उनको ध्यान में रखने।
उसके बाद जरा न्यूक्लियर रिएक्शन को देखो। न्यूक्लियर रिएक्शन में दो रिएक्शंस बहुत ज्यादा फेमस हैं, एक फिजन और दूसरा फ्यूजन। फिजन और दूसरा फ्यूजन। तो इसमें भी एमसीक्यू देखिए, फिजन में बहुत सीधा है। आपको पता है फिजन जो है सबसे पहले जो है स्ट्रासमैन और मुख्तलिफ लोगों ने डिस्कवर की, जिसमें हमें एक स्लो न्यूट्रॉन ध्यान में रखते हैं, एमसीक्यूज में आ सकता है। स्लो न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 पे मारते हैं, 234 पे भी नहीं, 238 पे भी नहीं, वो दोनों फिजनेबल नहीं है। तो देखा गया है वो बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन और प्लस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हीट में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि टेस्ट में एक दफा ये मिस किया हुआ था कि ये कितना होगा, न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो 3। वैसे एवरेज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2.5 है, ये भी ध्यान में रखें, क्योंकि बाद बात स्ट्रोंशियम और ज़ीनान भी बनते हैं, आप इनकी वैल्यू भी याद रख लें, बेरियम और क्रिप्टॉन। ये बहुत फेमस रिएक्शन है फिजन रिएक्शन, जिसमें हमारा मानना है कि जो रिएक्टेंट हैं इनका मैस अगर निकाल लिया जाए और जो प्रोडक्ट हैं इनका मैस निकाल लिया जाए तो प्रोडक्ट जो है वो हल्के हो जाते हैं। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट जो है वो डेल्टा एम होता है, और इस डेल्टा एम को अगर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो EMC स्क्वायर की एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। और इस रिएक्शन में 0.1% मैस जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, 0.1% मैस एनर्जी। इसकी दूसरी तरफ रिएक्शन जो है वो फ्यूजन रिएक्शन है। उसमें हमारा ये मानना है कि लाइटर न्यूक्लियाई हम आपस में उनको टकरा दें अगर, तो वो फ्यूज होकर हीलियम बना देंगे, 2 बीटा पार्टिकल बना देंगे और 25 MeV एनर्जी दे देंगे। 1 2 3 4 ऊपर तो कंजर्व हो गया, नीचे 2 है, लेकिन असल में 4 है, तो 2 बीटा पार्टिकल ने इसको कंजर्व कर दिया। तो ये रिएक्शन में चीजें भी मिस कर सकते हैं कि ये क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, बीटा होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, ये क्या होगा। इस तरह रिएक्शन में बैलेंस करना होता है मैस नंबर और चार्ज नंबर को। इसमें कितनी एनर्जी आ रही है 200, उसमें कितनी आ रही है 25। 25 इसलिए ज्यादा है कि वो 4 न्यूक्लियॉन के सर में आ रही है, और ये 235 36 न्यूक्लियॉन के सर पे आ रही है। इसमें 0.7% मैस जो है 0.7% मैस एनर्जी बनता है, 0.7%। इसमें ज्यादा मैस एनर्जी, ये ज्यादा यूजफुल रिएक्शन है, और सूरज के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है। उसमें ये रिएक्शन किस वजह से हो रहा है, एमसीक्यूज में आ गए, टेम्परेचर की वजह से नहीं, ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। जमीन पे अगर हम करवाना चाहते हैं तो हम टेम्परेचर की वजह से करवाना चाहते हैं, और उसको हम कहते हैं कंट्रोल थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। कंट्रोल थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन के लिए फिर हमें एनवायरनमेंट चाहिए और उसका कंटेनर चाहिए। तो इतने बड़े टेम्परेचर पर हम फिर टेम्परेचर की वजह से फ्यूजन करते हैं, और इतने बड़े टेम्परेचर में आप जो है प्लाज्मा को कन्फाइन नहीं कर सकते, वो स्पटरिंग करता है दीवारों से और ठंडा हो जाता है। और तो इसके लिए कई टेक्निक्स हैं, टोका में एक मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट उसको कहते हैं, इनर्शियल कन्फाइनमेंट मुख्तलिफ। यानी कि ये रिएक्शन नेचुरली हो रहा है, लेबोरेटरी में करना मुश्किल है, और ये रिएक्शन नेचुरली इतना ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, लेकिन लेबोरेटरी में हम इनको कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा मुफीद ये है क्योंकि ये रिएक्शन हम DT से भी कर सकते हैं, न्यूट्रॉन ट्राइटॉन। ड्यूटियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है समुद्रों में, ट्रिटियम लिथियम से बनाया जाता है, उससे ब्रीडिंग करते हैं उड़ान मार के लिए। तो ये आपके पास हीलियम और 20-25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, इस तरह ये 3 पे 2 5 4 1 5 बैलेंस किया करेंगे। इस तरह मिस भी कर सकता है आपको, है ना। और एक DD रिएक्शन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। ये प्रपोज रिएक्शन है जमीन पे, ये सूरज की तरफ से। तो DD में एक हीलियम बनता है और जो है न्यूट्रॉन, हीलियम 3 वाला, देखो 3 और 1 4 2 तो 4, ये 2 और ये 2, और 15 MeV। अच्छा 50% एक और रिएक्शन का भी चांस होता है, ट्राइटॉन, प्रोटॉन और वही 15 इधर, ये 3 और 1 4 2 4। तो ये इस तरह आपको रिएक्शन भी पता होना चाहिए।
तो ये रिएक्शन जो है फ्यूजन है, लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज होकर, अच्छा बुक में साइकिल भी दिए गए हैं, प्रोटॉन साइकिल और कार्बन कार्बन साइकिल, उनको भी जरा देख लें। साइकिल में वही चीज दोबारा रिसाइकिल होकर आ जाती है। तो ये इस रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन जो निकलते हैं ये गर्म होते हैं, फास्ट होते हैं, ये भी ध्यान में रखें। और फास्ट न्यूट्रॉन को स्लो करके अगर आगे मजीद इस तरह का यूरेनियम मौजूद हो तो हम चेन रिएक्शन स्टार्ट करवा सकते हैं। चेन रिएक्शन के लिए एक फिक्स मैस चाहिए होता है जिसके ऊपर चेन रिएक्शन होता है, और उस फिक्स मैस को हम कहते हैं क्रिटिकल मैस। उससे ब्लो को कहते हैं जिस पे चेन रिएक्शन शुरू ना हो, सब क्रिटिकल, और जिसमें अनकंट्रोल चेन रिएक्शन शुरू हो जिसको कहते हैं सुपर क्रिटिकल, जैसे एटम बॉम्ब में। रिएक्टर के अंदर हम क्रिटिकल मैस लेते हैं, बॉम्ब में सुपर क्रिटिकल मैस लेते हैं। इन सारा नॉलेज बेस्ड बातें एक्सक्यूज में आ सकती हैं। और नॉन चेन रिएक्शन में सब क्रिटिकल मैस, क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये है कि ये यूरेनियम जो फिजनेबल है ये जस्ट 0.7% पाया जाता है, 99 99% जो है वो आपके पास 238 पाया जाता है। यानी कि आपके पास यूरेनियम है तो उसमें जो फिजनेबल यूरेनियम है वो बहुत डिल्यूट होता है, वो बहुत डिल्यूट होता है, तो उसकी कंसंट्रेशन करते हैं, उसको एनरिचमेंट कहते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं। और वो जब कंसंट्रेशन इतनी हो जाए कि चेन रिएक्शन सेल्फ सस्टेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाए तो उसको हम कहते हैं क्रिटिकल मैस, उसके ऊपर सुपर क्रिटिकल। ये सारा काम करना बहुत मुश्किल है। लोगों ने इसमें उनके जहन में एक और आइडिया आया कि जो 238 यूरेनियम है उनको इन्होंने गर्म न्यूट्रॉन मारा, और फिर इसको गर्म न्यूट्रॉन लगा, ये 239 बना और ये अनस्टेबल था, और बीटा पार्टिकल एमिट करने के बाद, नेगेटिव बीटा एमिट करने के बाद ये 93 नेपच्यूनियम बन गया। नेपच्यूनियम फिर अनस्टेबल था और बीटा एमिट करने के बाद प्लूटोनियम बन गया, और प्लूटोनियम यूरेनियम से भी ज्यादा फ्यूजनेबल है, इसको कहते हैं ब्रीडिंग। ये जो वाइट एलिफाइड था 238, उससे आपने एक आर्टिफिशियल, प्लूटोनियम आर्टिफिशियल है, उन दिनों प्लूटो डिस्कवर हुआ था तो उसके नाम पे इन्होंने रखा है। तो प्लूटोनियम जब बना तो ये आर्टिफिशियल रेडिएक्टिव नहीं, आर्टिफिशियल जो मटीरियल वो रिएक्टर आर्टिफिशियल एलिमेंट है जो कि आपके पास फ्यूजन रिएक्शन करता है। हाँ, तो ये नेचुरली फ्यूजन करता है ना, लेकिन इससे ये ज्यादा खतरनाक और एफिशिएंट है, लेकिन ये नुकसानदेह है, जहरीला है, अल्फा एमिटर है, माहौल का दुश्मन है, और ये आप आसानी से बना भी सकते हैं तो माहौल के लिए, और बॉम्ब में यूज़ किया जा सकता है, इस पर पाबंदी है। तो ये एक शॉर्टकट है, और जिन रिएक्टर में इनको यूज़ करते हैं उनको हम कहते हैं ब्रीडर रिएक्टर, LMFBR, लिक्विड मेटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट रिएक्टर इसलिए कहते हैं यहाँ फास्ट न्यूट्रॉन इस्तेमाल होते हैं, तो ब्रीडिंग करते हैं ये। और फर्मी ने जो पहला रिएक्टर बनाया था वो इसका बनाया था, और आजकल जो बाद में बनाए थे इससे बनाए जाने वाले रिएक्टर कहीं ज़्यादा एफिशिएंट है, लेकिन ये जो नुकसानदेह चीज़ है। बॉम्ब में भी यही यूज होता है, प्लूटोनियम। तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रख लें। इसमें वही बात है कि ये फ्रेगमेंट आपसे पूछे जा सकते हैं कि इसको मिस कर देगा, ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, ये आपको पूरी तरतीब पता होनी चाहिए। बात की समझ आइए, बाकी न्यूक्लियर रिएक्टर के मैंने से याद रख लें। न्यूक्लियर रिएक्टर 2 किस्म के हैं, एक नॉर्मल जो यूरेनियम वाले हैं, और एक फास्ट रिएक्टर है जिसमें प्लूटोनियम इस्तेमाल होता है। तो यूरेनियम वाले में मॉडरेटर इस्तेमाल होते हैं, कैडमियम के रॉड नहीं, मॉडरेटर जो है वो हैवी वाटर या ग्रेफाइट, ताकि उसके साथ न्यूट्रॉन इनइलास्टिक कोलिजन करे और किनेटिक एनर्जी लॉस कर दे। क्योंकि न्यूट्रॉन जो है ज़्यादातर पैराफिन और ये यूज़ करते हैं ताकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन से टकराने के बाद में पता है सिमिलर जब मैस के पार्टिकल टकराते हैं तो मैक्सिमम एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं, तो वो ताकि न्यूट्रॉन रुक जाए तो न्यूट्रॉन को ठंडा करना पड़ता है ताकि वो ठंडा न्यूट्रॉन फिर यूरेनियम में फ्यूजन कर सके। कैडमियम रॉड एब्जॉर्प्शन में इस्तेमाल होती है। ये हीट जो पैदा होती है उसी हीट से हम टरबाइन और बिजली पैदा करते हैं। मेन मकसद तो हीट एनर्जी पैदा करना है ना, और हीट एनर्जी के जो मेन जराए हैं एक EMC² है पर रिएक्शन 200 MeV एनर्जी या मोर देन या फिर काइनेटिक एनर्जी अपने न्यूट्रॉन हीट में कन्वर्ट हो रही है। सारी बातें हैं। आखिरी लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर।
कि मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं। तो प्यारे बच्चों, ये बात काबिल जिक्र है कि हमारे पास जो मैटर है उसके बिल्डिंग ब्लॉक के लिए हम एक मॉडल पढ़ते हैं, और उस मॉडल को हम पता है क्या नाम देते हैं? स्टैंडर्ड मॉडल। तो हमारा ये मानना है कि मैटर इन पार्टिकल से बना हुआ है। पहले हिस्से वाले इन पार्टिकल का नाम है क्वार्क्स। क्वार्क्स, और वो कौन से हैं? अप, डाउन, टॉप, बॉटम, चार्म, स्ट्रेंज। अप, डाउन, टॉप, बॉटम, चार्म, स्ट्रेंज, ये उनके नाम है क्वार्क्स के। अप वालों के चार्ज कितने हैं? 2/3 इलेक्ट्रॉन, और डाउन और इन तमाम के चार्ज -1/, मैस का फर्क है। और बाकी जो दो किस्म के पार्टिकल्स हैं इन क्वार्क्स, और जो बाकी कैटेगरी के पार्टिकल हैं उनको बोलते हैं लेप्टॉन्स। लेप्टॉन्स जो हैं वो 3 किस्म के इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक खुद इलेक्ट्रॉन, दूसरे को कहते हैं म्यूऑन, म्यूऑन। तीसरे को बोलते हैं टाउ। फिर इनके न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रिनो, म्यूऑनिक न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो। ये 3 किस्म के पार्टिकल, ये भी फंडामेंटल है और ये भी फंडामेंटल है। 6 × 6 12 पार्टिकल ये फंडामेंटल है। ये ना किसी से बने हैं ना किसी को बनाते हैं। हमें पता है इलेक्ट्रॉन का भी न्यूट्रिनो होता है, म्यूऑन भी इलेक्ट्रॉन की तरह पार्टिकल है, टाउ भी। ये 3 किस्म के पार्टिकल हैं और इनके न्यूट्रिनोज हैं 3। ये न्यू लिखा है, पता नहीं न्यू लिखना मुझे आज भूला हुआ है, कोर्स बहुत पुराना हो गया। बच्चों, इन तमाम पार्टिकल को मिलकर हम लोग बोलते हैं फर्मियॉन्स। अच्छा, अब ये जो पार्टिकल हैं, ये मिलकर जो पार्टिकल बनाते हैं उनका नाम है हेड्रॉन्स। हेड्रॉन्स की फिर 2 टाइप्स हैं। एक को बोलते हैं एक को बोलते हैं बोरियॉन्स और दूसरों को बोलते हैं मेसॉन्स। इनमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इन्वॉल्व होती है। इनका ताल्लुक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से ये पार्टिकल मिलते हैं आपस में, और इनके जो एक्सचेंज पार्टिकल हैं उनको बोलते हैं ग्लूऑन्स। एक और कैटेगरी के पार्टिकल हैं, इन दोनों की कैटेगरी का नाम क्या है? फर्मियॉन्स। अप, डाउन, टॉप, बॉटम, स्ट्रेंज, चार्म। एंड ये न्यूट्रिनो, म्यूऑन और टाउ और ये पार्टिकल्स, इनको मिला के क्या बोलते हैं? फर्मियॉन्स। एक और पार्टिकल की कैटेगरी है जिनको मैं शायद साइड पे बना देता हूं ताकि आपसे मिक्स ना हो जाए। इनको बोलते हैं बोसॉन्स। ये कैसे नहीं तो बोसॉन आया है। बोसॉन फिर कितने किस्म के हैं? एक को बोलते हैं फोटॉन्स। दूसरों को बोलते हैं ग्लूऑन्स। और तीसरे जो हैं वो Z और W बोसॉन्स हैं। इनका किस फोर्स से ताल्लुक है? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स से। इनका किनसे ताल्लुक है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से। और इनका किससे ताल्लुक है? वीक न्यूक्लियर फोर्स से। बिल्कुल कितने किस्म के पार्टिकल हैं? ये सिर्फ एक्सचेंज पार्टिकल हैं। कान खोल के सुन लो, बोसॉन्स एक्सचेंज पार्टिकल है।
बोसॉन्स का ताल्लुक इन के साथ है, बहरहाल इलेक्ट्रॉन्स के साथ है। ग्लूऑन्स का ताल्लुक इनके साथ है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से ग्लूऑन से रिलेटेड है। और आपको पता है कि डॉक्टर सलाम लोग यूनिफिकेशन थ्योरी दी और इनको मिला दिया, ये अब सारे बोसॉन हैं। ग्लूऑन भी बोसॉन में आ रहा है। बहुत से साइंसदान थे, बताओ इंडियन थे, उनके नाम पे रखा है। फर्मी भी एक साइंसदान थे। फर्मियन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल उनको कहते हैं, जो डिस्टिंग्विशेबल हो, डिस्टिंग्विशेबल हाफ स्पिन होती है जिनकी, और ये इनडिस्टिंग्विशेबल होती है जिनकी स्पिन 1 होती है, और ये बहुत आपसे ऊपर बातें हैं। अच्छा, बारियंस जो दो पार्टिकल में, बारियंस वो होते हैं जिनका मास प्रोटॉन के इक्वल या ज्यादा होता है। बारियंस की एग्जांपल कौन सी हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। बच्चों आपको पता है, दो अप और एक डाउन मिलकर, या दो डाउन और एक अप मिलकर, ये आपको अच्छे से पता है, दो अप और एक डाउन मिलकर कौन बताता है? प्रोटॉन। दो डाउन और एक अप मिलकर क्या कौन बनाता है? न्यूट्रॉन। ये आपको पता है। और मेसॉन्स जो हैं, ये कितने क्वार्क से बने होते हैं? 3 क्वार्क से। और मेसॉन जो हैं, ये 2 क्वार्क से बने होते हैं, 2 क्वार्क्स। इनकी एग्जांपल है पायॉन्स। पायॉन्स, पायॉन्स। एमसीक्यूज में आ जाए तो पायॉन कौन से पार्टिकल हैं? पायॉन्स किस कैटेगरी के हैं? हेड्रॉन के। और हेड्रॉन में फिर कौन से हैं? मेसॉन्स हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन किस कैटेगरी के हैं? हेड्रॉन के। और उसमें कौन से हैं? वो बारियन है, और मिलाकर ये हाइड्रॉन है, और बने हुए वो क्वार्क से हैं। ये वो यानी कि ये फंडामेंटल है क्वार्क्स, जो मजीद बड़े पार्टिकल बनाते हैं। ये ना किसी से बने हैं ना किसी को बनाते हैं, ना बने हैं ना बनाते हैं। ये बने नहीं है किसी से, लेकिन बनाते हैं। इनके एक्सचेंज पार्टिकल का नाम ग्लूऑन है, इनका का नाम गामा और Z और W बोसॉन है। तो ये मैंने आपको इस तरह की बात पहली दफा मैंने खुद भी बताई है लोगों को, स्टैंडर्ड मॉडल से मैंने इसको फॉलो किया है, बड़ा डिटेल में बता दिया इसको। तो इस तरीके से आप लोगों की फिजिक्स मैंने कंप्लीट कर दी है। आपसे मैं जो है माजरत खां हूँ अगर आपको लेक्चर्स के दौरान इधर उधर कोई मसाइल का सामना शुरू करना पड़ा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस थी, फिजिकल हम मौजूद नहीं थे, और कुछ कमियाँ बतानियाँ रहती हैं, उसके माजरत खां हैं। जिन स्टूडेंट को मसला है, ठीक है, तो वो अकेडमी में मुझसे टाइम ले सकते हैं एडवांस, मैं उनको इंशाल्लाह टाइम दे दूँगा। जिनके इंडिविजुअल प्रॉब्लम हैं जो सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो कोशिश करता हूँ, मैं व्हाट्सअप भी चेक करता रहता हूँ, लेकिन कभी टाइम मिलता है तो मैं व्हाट्सअप पे आंसर दे सकता हूँ, कभी नहीं मिलता तो उसके लिए भी बहुत लोगों के पास व्हाट्सअप पेंडिंग में ठहरे होते हैं, लेकिन जब मैं फारिग बैठता हूँ तो मैं देखने की कोशिश करता हूँ जवाब देने की। बात के रह भी जाते हैं, तो आप जो है अगर अकेडमी आना चाहें, आपके मसाइल हैं तो मैं आपके लिए, लेकिन आप पहले टाइम लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है आजकल, तो उसमें मैं आपके मसाइल हल करने की कोशिश करूँगा। चीज़ों को फॉलो अप करें, स्टडी करें, मेहनत करें, अपना बहुत ख्याल रखें। हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, और दवाएँ भी तो कोशिश करें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। जी थी।